चाहूँ कि उन्होंने एक बार पुनः मुझे इस आभार आमंत्रित करके सम्मान दिया है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर। जी जी बाकी लोगों को अगर म्यूट कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ। अगले 1 घंटे तक हम लोग साथ में हैं, तो इस समय का जितना अधिक उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और अब सभी मैच्योर लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके साथ बात करने में मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये कोई एक मोनोटोनस डायलॉग नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊं और आप जो जिसकी इच्छा हो सुने, जिसकी इच्छा हो ना सुने, ऐसा नहीं है। आप लोग इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ही आगे आपके जो शोध की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में आपको सहूलियत होगी, आसानी होगी। कुछ नए गाइडलाइंस यूजीसी ने दिए हैं, कुछ विश्वविद्यालय के स्तर पर चीजें हो रही हैं और बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। आज से 5 साल पहले जो रिसर्च का स्वरूप था और आज में बहुत अंतर आ गया है। तो इस अंतर को समझते हुए अगर आप कार्य का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे, तो आपके लिए आसानी होगी। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, या इसके अतिरिक्त भी कोई भी हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है। ये एप्लीकेबल टू ऑल टाइप की जो गाइडलाइंस यूजीसी ने दी हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं उनको लेकर के थोड़े जो विचार के बिंदु हैं उनके साथ में आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ उनको लेकर के। तो इस पूरे समय को हम लोग एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से यूटिलाइज करने का प्रयास करेंगे। और इसका सभी लोगों को दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन? नहीं सर, अभी प्रेजेंटेशन नहीं सर आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है अभी? जी नहीं सर। अब सर को-होस्ट बने हैं आप, अब कर सकते हैं। जी 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 जी। अभी आ रहा है? जी हाँ सर। ओके, थैंक यू। तो ये जो टॉपिक दिया हुआ था वो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट था, लेकिन उसको विचार करने के बाद और एक दो और दूसरे विद्वानों से विमर्श करने के बाद ये निर्धारित हुआ कि इसको रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कहना ज्यादा उचित है, क्योंकि पब्लिकेशन इज एन आउटकम ऑफ रिसर्च। हम लिटरेरी, कोई कविता कहानी लिखता है वो अलग चीज है, लेकिन जो एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं वो आपके किसी न किसी रूप में शोध का ही परिणाम होते हैं। इस वजह से इसको हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कहेंगे। इसमें जो आज जो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, उसका जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, किन किन बिंदुओं पर वार्ता करेंगे, उसमें सबसे पहले तो हम इसके परिभाषा को लेकर के थोड़ी सी विचार करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन एक साथ हो जाएगी उसकी। टाइप्स क्या क्या है, किस किस तरह की गतिविधियों को हम मिसकंडक्ट मानते हैं एकेडमिक उसमें और किसको नहीं मानते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार होगा। और प्रॉब्लम्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन एकेडमिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन, इस पर थोड़ी सी बात होगी। और उसके बाद जो मुख्य बिंदु है वो होगा प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन HEIs, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2018। ये 2018 में यूजीसी ने एक पूरा रेगुलेशन बनाया है और सभी विश्वविद्यालयों को उसको प्रेषित किया है, इस निर्देश के साथ कि इसका अक्षरशः पालन किया जाए, भावार्थ और तत्वार्थ दोनों ही रूप में। इसको आप अपने विश्वविद्यालय में लागू करें और न करने पर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके बारे में भी उन्होंने सचेत किया है। और फिर एक स्लाइड इस पर है कि ये किस तरह की मैकेनिज्म हमको अपनानी होगी, अपनानी है इस प्रक्रिया में अनएथिकल बिहेवियर को रोकने के लिए। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की अगर बात करें तो डिफिनीशन में हमारे पास एक ये टेक्स्ट बुक एंड एकेडमिक ऑथर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से प्राप्त ये डिफिनीशन है, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये बताते हैं पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू इन्फॉर्म एक्शन, thus your study should seek to contextualize its finding within the larger body of research. Research must always be high quality in order to produce knowledge that is applicable outside the research settings. ये डिफिनीशन, इसका अर्थ ये हो गया कि जब भी हम कोई एकेडमिक रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं
किस समस्या के समाधान के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तो वो रिसर्च हमारी जो उसका आउटकम है, जो फाइंडिंग्स हैं, वो इस तरह की होनी चाहिए कि भविष्य में अगर उस पर कोई एक्शन लेने की स्थिति आए कि हमने कोई रिसर्च की जिसमें हमने कोई सॉल्यूशन दिया, उसको अगर हम अप्लीकेबल करना चाहें सोसाइटी में तो वो पॉसिबल हो। रिसर्च, द पर्पस ऑफ रिसर्च टू इन्फॉर्म एक्शन। आप कौन सा एक्शन लिया जाना है ये इन्फॉर्म करना आपकी रिसर्च का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। फर्दरमोर द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी may have implications for policy and future project implementation। भविष्य में उस विषय में, अब देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये समझने की है कि जिस विषय में हम कार्य कर रहे हैं उस विषय के उत्थान या पतन के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे भविष्य में, और अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो हैं। ये बात निश्चित रूप से यूजीसी भी मानती है, गवर्नमेंट भी मानती है, विश्वविद्यालय भी मानते हैं। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट्स को एक लिमिटेड जो है ऑटोनॉमी दी हुई होती है। अगर 4 प्रोफेसर्स किसी रिसर्च को कहते हैं ये ठीक है तो उसको फिर कोई डिनाई नहीं करता, इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि वो प्रोफेसर्स अपने विषय को लेकर के पूर्ण रूप से जागरूक और सचेत हैं, वो उसका पतन नहीं चाहेंगे। ये मान करके सरकार और विश्वविद्यालय चलता है, इसलिए डिपार्टमेंट्स को ऑटोनॉमी दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर तमाम तरह की विसंगतियां हुई हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, मनुष्य के आचरण में, उसके नैतिक उसमें गिरावट हुई है, और तमाम स्वार्थ की प्रवृत्तियां भी उस पर आई हैं। तो इन चीजों को कैसे रोका जाए? अदरवाइज तो ये माना जाता था कि अभी तक तो इसके पहले के जो थे कि पर्सनालिटी ऑफ एमिनेंस, प्रोफेसर हो सकता है, कोई क्वालिफिकेशन उसके लिए जरूर नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रेगुलेशंस बनाने पड़ रहे हैं, नियम बनाने पड़ रहे हैं। तो ये उसी प्रक्रिया का, जो हमारी मूल्यों की क्षरण की जो स्थिति है उसको किस तरह से टैकल किया जाए बाय रूल्स एंड बाय रेगुलेशंस, उसको करने के लिए है। अदरवाइज कोई रिसर्च कर रहा है और वो वहां चोरी करेगा इतने ऊंचे स्तर पर जाकर के, ऐसा कभी सोचा नहीं गया था। इसलिए अभी तक ये रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है और उसके बड़े गंभीर परिणाम आ रहे हैं कि आप रिसर्च तो बहुत हो रही है लेकिन समस्याएं उतनी ही बढ़ रही हैं, विषय में भी, समाज में भी और हर जगह। तो उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, इसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और एक दूसरी जो डेफिनेशन अब इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो यूएस ऑफिस ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, उन्होंने डिफाइन किया। तो इन्होंने ये तीन चार क्रियाओं को डिफाइन किया। कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं वो रिसर्च मिसकंडक्ट को डिफाइन करते हुए उन्होंने बताया। रिसर्च मिसकंडक्ट इज डिफाइंड एज फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिवाइविंग रिसर्च। तीनों लेवल पर उन्होंने लोगों को जिम्मेदार ठहराया। रिसर्च मिसकंडक्ट में फैब्रिकेशन हो गया, फैब्रिकेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। फाल्सिफिकेशन हो गया, झूठे तथ्य प्रस्तुत करना। प्लेजरिज्म, किसी दूसरे के काम को अपना करके प्रस्तुत करना। और ये करना, जो कर रहा है वो, मतलब जो परफॉर्म कर रहा है रिसर्च वो, और जो रिव्यू कर रहा है, जो प्रपोज कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, ये तीनों अगर उस चीज को जो है इग्नोर करते हुए कोई रिव्यू कर दे रहा है कि नहीं ठीक है, तो वो भी मिसकंडक्ट है। जो प्रपोज कर रहा है वो भी मिसकंडक्ट कर रहा है, और जो परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो भी मिसकंडक्ट कर रहा है। तो इसमें सिर्फ रिसर्च स्कॉलर नहीं, उसका सुपरवाइजर और उसके जो इवेल्युएटर्स, उनको भी शामिल किया गया। एक विषय के जैसा मैंने अभी बताया, उत्थान और पतन के लिए ये पूरे विषय से संबंधित सभी लोग जिम्मेदार हैं। इस चीज को मानते हुए उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी के लिए मिसकंडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया। रिसर्च मिसकंडक्ट इज डिफाइंड एज फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग और रिव्यूइंग रिसर्च और इन रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। जो रिपोर्ट कर रहा है, पत्रिकाओं को भी, जो जर्नल्स हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो प्लेजरिज्म, फाल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन को स्टडी करें, देखें जो उनके यहाँ पब्लिकेशन के लिए आ रहा है उसमें इस तरह का मिसकंडक्ट तो नहीं किया गया। डेफिनेशन नेम्स स्पेसिफिक कंडक्ट with which a researcher commit an offense against the rules of good scientific practices। इसमें वो तीनों शब्द आ गए आपके, फैब्रिकेशन, फाल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म। ये सिर्फ साइंस के क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी डेफिनेशन मिसकंडक्ट की लग रही है। इसके बाद जो अभी हमारा 18 में
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन विनिमय 2018 आया। इन्होंने एक बड़ी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन दी। इन्होंने एक्टिविटीज को तो डिफाइन नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा एकेडमिक इंटीग्रिटी को डिफाइन किया, मिसकंडक्ट को डिफाइन न करते हुए इंटीग्रिटी को, मतलब ये दूसरी तरफ से चले। तो इन्होंने इसको डिफाइन करते हुए इज द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग, ये सब तो वहीं से लिए, परफॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग एनी एक्टिविटी which leads to the creation of intellectual property। आपकी हर वो गतिविधि जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, उसको उसमें जो है आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, कितना ऑनेस्टली आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने में प्रयास किया है, वही आपकी एकेडमिक इंटीग्रिटी है, ऐसा इनका मानना है। तो अब इसमें दोनों डिफिनीशन लगभग एक जैसी हैं। एक मतलब मिसकंडक्ट को डिफाइन कर रही है और एक इंटीग्रिटी को डिफाइन कर रही है। तो इंटीग्रिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो मिसकंडक्ट से ज्यादा वाइडर वो लेकर के आता है कि ये हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह से अपनी एकेडमिक इंटीग्रिटी को इंटैक्ट करें, उसको सुरक्षित रख के काम करें। अब यहाँ पर जो मिसकंडक्ट के जो प्रकार हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड्स में। इससे पहले हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें सभी विषयों के लोग होंगे, साहित्य के भी होंगे और विज्ञान के भी होंगे। तो इन दोनों क्षेत्रों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, उसमें तमाम चीजें आती हैं। जैसे आपका कॉपीराइट है, जो आप कविता कहानी वगैरह लिखते हैं तो वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। पेटेंट है और आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। कॉपीराइट में आपका आइडिया सुरक्षित नहीं है। जैसे चांद पर कविता मैं भी लिखता हूँ और आप भी लिखते हैं, तो वो चांद एज ए आइडिया वो नहीं, उसमें एक्सप्रेशन किस तरह से हमने लिखा, किस तरह से हमने कविता लिखी, कहानी लिखी, तो वो चीज हमारा एक्सप्रेशन सुरक्षित है कॉपीराइट एक्ट से। लेकिन पेटेंट में जब हम कोई साइंटिफिक इनोवेशन करते हैं, हमने कोई डिवाइस बनाई, तो उसमें वो आइडिया इंपॉर्टेंट है, उसका एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं। जैसे साहित्य के क्षेत्र में तो आपका एक्सप्रेशन महत्वपूर्ण है, आपने अंदाजे बयां, आपने किस तरह से किसी दृश्य को, किसी वस्तु स्थिति को प्रकट किया, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या दूसरे लिटरेरी फॉर्म्स के माध्यम से, तो वहां पर आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में आपका आइडिया इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पेटेंट कराया जाता है अगर उस तरह से होता है। तो अब इन दोनों को मिला करके जो भी आपका क्रिएशन होगा, वो आपको पेटेंट मिले या कॉपीराइट मिले, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझाना आवश्यक था। अब इन दोनों में ही जब भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, आपके रिसर्च से, आपके चिंतन से, आपके अध्ययन से, उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है प्लेजरिज्म, ये इसको साहित्यिक चोरी के रूप में कह सकते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। यहाँ पर सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या उसमें हो सकते हैं, उनके नाम जो है इस तरह से दिए हुए। तो पहला प्लेजरिज्म है, दूसरा फैब्रिकेशन है, तीसरा है फाल्सिफिकेशन। ये तीनों शब्द यूएसओटीपी के डिफिनेशन में आए हुए थे। और डुप्लीकेट सबमिशन या मल्टीपल, ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपके लाइफ लॉन्ग सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं है कि पीएचडी आपने सबमिट कर दी उसके बाद खत्म हो गया। भविष्य में आप जब पीएचडी कर रहे हैं तो किसी शिक्षण संस्थान में अध्यापक के रूप में जाएंगे, किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट के रूप में जाएंगे, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए रिसर्चर वर्क करेंगे। तो वो सभी में, क्योंकि अब ये थीसिस सबमिशन के बाद आप तमाम आर्टिकल्स लिखेंगे, किताबें लिखेंगे और रिसर्च करेंगे, जिसका आउटकम किताबें और आर्टिकल्स होंगी, तो उन सभी में ये शामिल होगा, सारे रिसर्च पब्लिकेशंस, सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं।
तो ये आपको जीवन भर याद रखना है इन चीजों को। पहले उसमें प्लेजरिज्म है, दूसरी फैब्रिकेशन है, फिर फाल्सिफिकेशन है, डुप्लीकेट सबमिशन या मल्टीपल सबमिशन, ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस, सलामी पब्लिकेशंस, इनअप्रोप्रिएट ऑथरशिप, डुप्लीकेट, ये ओवरलैपिंग और फिर इनअप्रोप्रिएट ऑथरशिप, ये 7 है। उसके बाद कुछ और भी इस तरह के हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म वगैरह। सेल्फ प्लेजरिज्म पर भी एक गाइडलाइन अभी जल्दी ही अप्रैल 20 में यूजीसी ने दी है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेजरिज्म को समझते हैं। प्लेजराइज मतलब किसी दूसरे के, एक सीधे शब्दों में तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरे का काम है, उसको क्रेडिट ना देते हुए हमने उसको अपना बना करके अपनी थीसिस में, अपने आर्टिकल में लिख लिया। सीधी सी बात, उसको हमने क्रेडिट ना, उसका रेफरेंस भी नहीं दिया और उसका पूरा जो है टेक्स्ट हमने उठा करके अपने में लगा लिया। ये प्लेजरिज्म, इससे बचना चाहिए। इसकी चेकिंग के तमाम सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं और वो कंपलसरी हैं सभी विश्वविद्यालयों में प्रयोग करने के लिए। उनकी गाइडलाइंस हैं, यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश हैं कि बिना प्लेजरिज्म चेक किए आप सबमिशन न लें। और इवन अब तो ये कुछ जगहों पर देखा गया कि जो फॉर्म आपके जा रहे हैं, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां भी आपकी थीसिस तभी ले रहे हैं जब वो प्लेजरिज्म चेक का आपका एक सर्टिफिकेट साथ में लगा होगा। तो इस वजह से इस तरह का काम नहीं करना है अपने किसी भी शोध में, रिसर्च में या रिसर्च आर्टिकल में, किसी में भी, कि किसी दूसरे के काम को बिना क्रेडिट दिए हुए, और क्रेडिट दे करके भी आप लिमिटेड एक निश्चित मात्रा में ही सामग्री वहां से ले सकते हैं क्रेडिट में लेकर के, अदरवाइज वो प्लेजराइज माना जाएगा। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसको थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। दूसरा फैब्रिकेशन है। अब ये ऐसा होता है कि जैसे इसको सीधे शब्दों में समझिए कि आपने क्वेश्चनर बनाया, रिस्पोंडेंट्स ने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, घर में ही बैठ करके 3-4 लोगों की सहायता से आपने अपने मन से डेटा बना लिया और एक कंक्लूजन हाइपोथेसिस अपनी प्रूव कर दी। तो ये फैब्रिकेशन है, ऐसा नहीं करना है। ये फैब्रिकेशन तुरंत पकड़ में आता है और कोई भी लर्नड सुपरवाइजर इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। वो देखते ही पता लग जाता है, क्योंकि वो तमाम इस तरह के कामों को देख रहे होते हैं। हम जब रिसर्च करते हैं तो ये समझते हैं कि सिर्फ हम ही ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो हमारे इवैल्यूएटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जहां हमारी थीसिस जजने के लिए जाएगी, वो डेली ही ये काम कर रहे हैं। उनको तुरंत पता लग जाता है ये कहाँ से किस उससे लिया है, इन्होंने वास्तव में भेजे हैं डेटा या नहीं भेजा है, अपने घर पे कर लिया है, ये तत्काल पकड़ में आने वाला। तो फैब्रिकेशन, डेटा फैब्रिकेशन नहीं करना है, ये मिसकंडक्ट है। ऐसे ही फाल्सिफिकेशन भी है। अब ये फाल्सिफिकेशन को इसलिए थोड़ा और समझने की जरूरत है। एक छोटा सा उसमें मैंने एक कैप्शन भी लगाया हुआ है, मार्केट स्पॉन्सर्ड रिसर्च। अब इसमें से जो लोग मेरे इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाले प्रेजेंटेशन में भी शामिल रहे होंगे, वहां हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड पेड न्यूज। तो ये बाजार का जो एक तंत्र है, जो इस तरह से हमारे ऊपर हावी है, वो हमारी साइंटिफिक रिसर्च हो या हमारी जो है पत्रकारिता हो, दोनों के ऊपर। तो उसकी वजह से कुछ रिसर्चेज इस तरह की हो रही हैं। मान लीजिए कि हमने कोई एक चाय बनाई, चाय की पत्ती का हमने एक प्रोडक्ट निकाला, उसमें कुछ और मिला करके, और फिर एक रिसर्च स्पॉन्सर की कि आप इसको प्रूव करिए, ये कैंसर रोकने के लिए बड़ी उपयोगी है। और उन्होंने एक डेटा फैब्रिकेट करके और इस तरह के रिस्पोंडेंट्स को लेकर के और एक रिजल्ट निकाल दिया कि ये चाय जो है, ये फला ब्रांड की चाय, ये कैंसर रोकने के लिए बड़ी उपयोगी है, इसको 3 बार नियमित पीना चाहिए। और वो पेड न्यूज की वजह से वो पेमेंट दे करके उसका वाइडर सर्कुलेशन हो गया। तो मार्केट स्पॉन्सर्ड रिसर्च में ये खतरा रहता है। जब कोई भी बिजनेस हाउस यदि कोई रिसर्च करा रहा है तो वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही कराएगा। तो वहां पर ये फाल्सिफिकेशन ज्यादा होता है इस तरह का। तो आप अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करने की जिद में इस तरह का काम ना करें कि हमको अपनी हाइपोथेसिस किसी न किसी रूप में प्रूव करनी है, इसलिए हम
किसी भी तरीके से डेटा को मैनिपुलेट कर लेंगे तो वो फाल्सिफिकेशन हो जाएगा और ये भी तत्काल पकड़ में आ जाता है। अगला जो इसका स्वरूप है वो है डुप्लीकेट सबमिशन या मल्टीपल सबमिशन। छोटे मोटे चेंजेस करके, ये तो हम लोगों ने बहुत से, जैसे लाइब्रेरी में होने के कारण ग्रंथ चयन की प्रक्रिया से जब हम जुड़ते हैं, देखते हैं किताबें जो नई पब्लिश होकर के आ रही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा कर जाते हैं कि वो टाइटल और प्रीफेस वगैरह चेंज करके अपनी पुरानी किताब को ही दूसरे पब्लिकेशन हाउस से नए कलेवर में छाप देते हैं, या अपने पुराने ही आर्टिकल को हम जो है उसका टाइटल और थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करके उसको इधर उधर कर देते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, सिर्फ पब्लिकेशन बढ़ाने के लिए। तो अब जो जोर है वो क्वालिटी पब्लिकेशंस पर है, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस पर कोई इस तरह की वो नहीं है। अब तमाम इंडेक्सेस हैं, उसमें आपकी कितनी जगह आप रेफर किए गए, कितने लोगों ने आपको पढ़ा, इन सब चीजों से आपकी इंडेक्स डिसाइड होती है। तो नंबर ऑफ पब्लिकेशन के पीछे मत भागिए, क्वालिटी पब्लिकेशन एक भी आपका बहुत है, वो 10 से ज्यादा हो जाएगा अगर उसमें आपने क्वालिटी वो की, और परिश्रम बराबर लगेगा। आप एक आर्टिकल को ही 3-4 तरीके से लिखें या एक आर्टिकल ही गंभीरता से लिखें, समय आपका बराबर जाना है, इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट आपका उतना ही होना है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एकेडमिक परस्यूट में रिसर्च पब्लिकेशन कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी पर आप जोर दीजिए, अपने काम को गंभीरता से करिए, डुप्लीकेट सबमिशन न करिए, ये इसमें जो है, अदरवाइज ये मिसकंडक्ट है। इसके अलावा ओवरलैपिंग पब्लिकेशन एक कहा जाता है। इसमें यह है कि पहले से ही कोई आर्टिकल छपा हुआ है और उसी को आपने थोड़ा बहुत जो है करके, और बाकी सब चीजें सेम है, उसको दोबारा पब्लिश करने के लिए दे दिया, तो नया कोई आइडिया उसमें है, तो ओवरलैपिंग पब्लिकेशन है, और वो मिसयूज है एक तरह से रिसोर्सेज का भी और लोगों के समय का भी। इसी तरीके से सलामी पब्लिकेशंस हैं। सलामी पब्लिकेशंस में ये नॉर्मली होता है, पीएचडी को लोग जो है कई आर्टिकल्स के रूप में देते हैं, या पीएचडी से फिर 2-3 किताबें निकाल लेते हैं अपनी थीसिस से, तो इसको हम लोग सलामी पब्लिकेशन कहा जाता है। तो ऐसा भी, ये भी, इसको भी मिसकंडक्ट में माना गया है कि आपने एक ही स्टडी अगर की है तो उसको एक ही रहने दीजिए, उसको कई पार्ट में करके और कई जगह प्रकाशित करने के प्रयास मत करिए, अदरवाइज वो आपका मिसकंडक्ट शो हो सकता है कहीं ना कहीं। और 7वां जो इसका स्वरूप है वो इनअप्रोप्रिएट ऑथरशिप है। इसमें ऑथरशिप अप्रोप्रिएटली असाइंड अगर आप नहीं करते हैं, तो यूजीसी ने अमेंडमेंट किया, आपने जो जिस रेगुलेशन की हमने बात की थी, तो अमेंडमेंट किया, कंडक्ट आया है सेल्फ प्लेगरिज्म, अपने ही आर्टिकल को बार बार रिफर करना अनावश्यक रूप से, तो इसको भी जो है मिसकंडक्ट में माना गया है। 18 में रेगुलेशन के आने के बाद 20 में पुनः इस पर एक गाइडलाइन अभी अप्रैल 20 में आई है। इसमें ये कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement, and claiming the most recent work as new and original or any academic advantage amounts to text recycling, also known as self-plagiarism, and is not acceptable. तो ये इस तरह का सेल्फ प्लेजरिज्म, अपने ही आर्टिकल में ज्यादा रेफरेंसेस दिखाने के चक्कर में कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी उसको हम लोग जो है उसमें रेफरेंस उसका देते हैं, तो ये प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। इसको फिर फर्दर डिफाइन किया उन्होंने सेल्फ प्लेजरिज्म को, ये रिपब्लिशिंग द सेम पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड एल्सवेयर विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन, फिर पब्लिशिंग स्मॉलर एक्सेप्ट वर्क फ्रॉम लार्जर एंड प्रीवियस विदाउट ड्यू एंड फुल साइटेशन इन ऑर्डर टू शो अ लार्जर नंबर ऑफ पब्लिकेशन, ये भी सेल्फ प्लेजरिज्म है। रीयूजिंग डेटा ऑलरेडी यूज्ड इन पब्लिश्ड वर्क आर कम्युनिकेटेड फॉर पब्लिकेशन इन अनदर वर्क विदाउट ड्यू फुल साइटेशन, मतलब आपने एक आर्टिकल कहीं पढ़ने के लिए, पब्लिश करने के लिए भेज दिया है, फिर उसी आर्टिकल को दूसरी जगह भेजा और वहां ये नहीं बताया कि हमने यहाँ पर छपने के लिए भेज दिया है,
तो ये भी जो है मिसकंडक्ट है, सेल्फ प्लेजरिज्म के अंदर में आ रहा है। और इसी तरीके से ब्रेकिंग अप लार्जर और लार्जर स्टडी इनटू स्मॉलर सेक्शंस, जैसा अभी हमने बताया। तो इस तरह के पूरे जो है पूरी गाइडलाइंस हैं, एक पन्ने में ही है ये। तो इसको फिर सेल्फ साइटेशन डू नॉट ऐड एनी। हाँ, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बताएं कि अगर आप ऐसा करते हैं, सेल्फ प्लेजरिज्म आपकी प्रूव होती है, तो आपका एच इंडेक्स या ग्लोबल एकेडमिया में उस आर्टिकल के लिए, उस रिसर्च पेपर के लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, न ही आपके प्रमोशन और उसमें मिलेगा। प्रमोशन या फर्दर कोई बेनिफिट आपको उस आधार पर नहीं मिल सकता है। हाँ, तो इसके लिए इन्होंने वार्न किया सभी को, वाइस चांसलर, सिलेक्शन कमिटीज, screening committees, IQACs, and any expert involved in academic performance evaluation and assessment are hereby strongly advised that their decision in this case of promotion, selection, credit allotment, award of research degree must be based on an evaluation of the applicant's published work to ensure that work is not self-plagiarized. ये भी चेक करना है, इसके बिना जो है आपका काम नहीं चलने वाला। ये मिसकंडक्ट है, अगर ये प्रूव हो गया तो अभी कई केसेस बीएचयू में इस तरह के चल भी रहे, तमाम कंप्लेंट्स हुई है कि इनको सिलेक्शन ग्रेड जो है दे दिया गया, इन्होंने जो सीनियर स्केल के लिए प्रकाशन अपने लगाए थे वही सिलेक्शन ग्रेड के लिए लगा दिए हैं, तो उस पर जांच हो रही है। तो इस तरह की कोई एडवर्सिटी में हम ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया, समय बराबर लगता है, आप अपने से काम करें ठीक से, या एक ही काम को 4 बार पब्लिश करें, आपका समय उतना ही जाना है। और आप सभी लोग मैच्योर लोग हैं, अपने विषय में कंट्रीब्यूट करके और उसमें कुछ एक ठोस निष्कर्ष दें, एक दिशा दें, उससे हमारा भी विकास होता है और विषय का भी विकास होता है। इसको लेकर के अब दूसरी चीज, इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, इंटेंडेड ओमिशन या नेगेटिव रिजल्ट। जैसा मैंने बताया, हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए कभी कभी हम डेटा को इधर उधर करते हैं, तो वो ठीक नहीं। हाइपोथेसिस कोई जरूरी नहीं है कि प्रूव ही हो, वो डेटा जिस तरह का आएगा, जो रिस्पॉन्सेज आएंगे हमारे पास, उसका जो रिजल्ट है वो सही होना चाहिए। हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो तो हमारी परिकल्पना थी एक, तो उसको प्रूव करने के चक्कर में हम डेटा मैनिपुलेशन, डेटा फैब्रिकेशन या डेटा फैल्सिफिकेशन न करें, ये भी मिसकंडक्ट है। इसी तरह से डेटा ड्रेजिंग या डेटा स्नूपिंग है, तो ये तो इंटरनेट वगैरह पर जो डेटा अवेलेबल है उसी को लेकर के आप किसी भी तरीके से कुछ कर रहे हैं, तो ये भी मिसकंडक्ट ही है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अब इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के स्तर पर, यूजीसी के स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर क्या मैकेनिज्म बनाई गई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा लॉ भी ये कहता है कि तथ्यों की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कोई व्यक्ति ये कह करके हत्या करने से नहीं बच सकता कि हमको ये पता नहीं था कि हत्या करने के बाद मुझे फांसी हो सकती है। तो विधि, अब जो लॉ प्रपोज किया गया है उसकी जानकारी हमको जरूर होनी चाहिए, और जो प्रक्रिया है उसकी भी जानकारी हमको होनी चाहिए। जो प्रक्रिया अभी क्या की गई है कि सबसे पहले तो जब आप सबमिट करेंगे, बल्कि आर्टिकल भी किसी अच्छे उसमें जाएंगे, तो उसमें एक सेल्फ आप स्वयं प्रमाणित करेंगे कि ये प्लेजराइज नहीं है, इसमें किसी तरीके का मिसकंडक्ट हमने नहीं किया है। और अगर आप पीएचडी सबमिट कर रहे हैं तो सभी सुपरवाइजर्स आपके, अगर एक से अधिक सुपरवाइजर हैं वो, तो दोनों सुपरवाइजर आपको सर्टिफिकेशन देंगे। और प्लस आपकी जो डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल लेवल की इंटीग्रिटी कमेटी है, उन तीनों का, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंटल इंटीग्रिटी कमेटी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी कमेटी, इन तीनों का सर्टिफिकेशन चाहिए कि ये वर्क जो है प्लेजराइज नहीं है, इसमें कोई भी पब्लिकेशन मिसकंडक्ट नहीं किया गया है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट नहीं किया गया है, तभी वो आगे जाएगी। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश है कि आप नया लगाइए, इन्फ्लिपनेट के माध्यम से वो फ्री में अवेलेबल भी हैं। अभी तक ये समस्या थी कि उसमें हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त लिटरेचर कम था, लेकिन अब वो समस्या नहीं। अब दूसरी भाषाओं की थीसिसेस और रिसर्च पेपर्स भी बहुत आसानी से प्लेजरिज्म चेकिंग उनकी हो जा रही है, और कुंड वगैरह पर भी हो जा रही है।
तो वो सर्टिफिकेशन तो आपको कंपलसरी है, उसके बिना तो आपकी थीसिस सबमिट होने वाली नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई। और उसके बाद फिर आपका जो शोध गंगा ई रिपोजिटरी है, अब अभी इसको अगर आप देखेंगे तो ये इम्प्लीमेंट की एक ई रिपोजिटरी है फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशंस, मास्टर्स लेवल के सारे डिसर्टेशंस और पीएचडी लेवल की सारी थीसिस कंपल्सरली स्कॉलर्स को वहां सबमिट करनी है। और इसकी संख्या आप ये देख लीजिए 2,80,000 से ऊपर हो चुकी है। इसमें सभी विषय के वो हैं, शोध पत्र हैं, मास्टर्स लेवल के और पीएचडी लेवल के। तो ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस इनके पास है, जिससे ये आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपने किस थीसिस से और कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है। तो इस तरह से शोध गंगा में भी हमको सबमिट करना है। और उसके बाद सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारी यूनिवर्सिटीज को ये गाइडलाइन यूजीसी ने दिया हुआ है कि आप ई रिपोजिटरी अपने जो इन हाउस पब्लिश पेपर्स हैं, आपके टीचर्स के, आपके स्टूडेंट्स के और उनके रिसर्च पेपर्स और पीएचडी थीसिस, इन सब के लिए आप अपनी वेबसाइट पर ई रिपोजिटरी बनाइए। तो अब वो समय नहीं है कि आपने पीएचडी की और एक कॉपी लाइब्रेरी में दे दी, 2-3 कॉपी आपने इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर दी। तो परीक्षा विभाग, इवेल्युएटर्स और लाइब्रेरी, इन तीनों की जगह पर आपकी थीसिस कहीं जानी नहीं है। ऐसा समय अब नहीं है। सबमिट करने के दिन से ही वो थीसिस आपकी नेशनल लेवल पर, अब इंटरनेट पर है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो जा रही है। तो इसलिए मिसकंडक्ट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कल को कोई भी कुछ क्लेम कर दे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए, आपके पास तर्क होने चाहिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास प्रमाण होने चाहिए। इस वजह से एकेडमिक मिसकंडक्ट से बचना चाहिए हमको इन सब चीजों में। अब ये जो अपना एक्ट है, यूजीसी रेगुलेशन जो आया है, इसमें पेनल्टीज भी प्रपोज की गई हैं कि अगर आपने किया, अगर आपने मिसकंडक्ट किया, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, तो आपको क्या क्या हो सकता है, किस किस लेवल तक का आपका जो है मिसकंडक्ट क्षम्य है, और किस लेवल से ऊपर जाने पर आपको दोबारा थीसिस लिखनी पड़ सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले तो आप सभी डिपार्टमेंट्स को एक DAIP, डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनाना है, और फिर एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल। ये दोनों पैनल जब आपको क्लीन चिट देंगे सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के साथ में, उरकुंड या जो भी सॉफ्टवेयर आपके यहाँ है प्लेजिस्टिकल सॉफ्टवेयर, उसकी रिपोर्ट के साथ जब इनकी रिपोर्ट लगेगी तभी वो आपकी सबमिशन के लिए पीएचडी थीसिस जानी है। और अगर उसमें जैसे अब ऐसा तो नहीं रिसर्च है, कोई सर्च नहीं है, और जो लेवल रिसर्च डेटा है उसी के आधार पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इंडिपेंडेंट एकदम तो नहीं कर सकते। कुछ भी चीजें मिली, जैसे लिटरेचर सर्च तो हमको उसी से करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें वहां से लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रोविजंस किए गए, इसके लिए प्रोविजंस हैं कि आप किस लेवल तक कर सकते हैं। अब लिटरेचर सर्च में तो आप जो पहले से रिसर्च हुई उनको कोट करेंगे ही, वहां से लेंगे ही। तो लिटरेचर सर्च जो है आपका, वो उस पार्ट में नहीं माना जाता, प्लेजियरिज्म के पार्ट में नहीं आता। तो किस किस को चेक करना है उसमें, इसके लिए पूरे गाइडलाइंस बने हुए हैं। और ये रेगुलेशन आप लोग पढ़िए, इसको 3-4-5 पन्ने का रेगुलेशन है, यूजीसी की साइट पे उपलब्ध है, इसको पढ़ना चाहिए सभी को। इसमें इन्होंने 3-4 लेवल उसके डिफाइन किए हैं प्लेजरिज्म के, क्या क्या हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल शैल इम्पोज पेनल्टी कंसिडरिंग द सिवियरिटी ऑफ प्लेजरिज्म। लेवल 0 जो है इसमें, ये सिवियरिटी अप टू 10% है। अगर आपकी हाइपोथेसिस, फाइंडिंग्स, मेथड, रिसर्च मेथड और कंक्लूजन, इन सब में मिलाकर, मतलब लिटरेचर सर्च को छोड़ करके उसमें अगर 10% तक सिमिलरिटी आती है किसी दूसरे ग्रंथों से, दूसरी किताबों से, दूसरी रिसर्च पेपर से, तो वो क्षम्य है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अगर 10 से 40% तक आ रही है, मतलब 11 to 40% तक आती है, तो आपको जो है 6 महीने के अंदर में रिवाइज करके सबमिट करने का नोटिस दिया जा सकता है। और अगर इससे ज्यादा है, 40 to 60% है, तो आपको जो है 1 साल का समय दिया जाएगा कि आप इसको रिवाइज करके
सबमिट करिए, और 1 साल से पहले आप नहीं कर सकते, फिर 1 साल आपको और खींचना। इसके बाद का जो अगर 60% से ज्यादा है, तीसरा लेवल जो है 60% से ज्यादा अगर सिमिलरिटी आपके रिसर्च पेपर में आ रही है, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया सकता है पीएचडी का। ये पेनल्टी जो है यूजीसी ने प्रपोज की हुई है, और ये डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से और अपने ज्ञान के माध्यम से ये इस चीज को इंश्योर करें कि उसमें 10% से कम ही चीजें जो है दूसरे ग्रंथों से ली गई हैं। मतलब 90% आपका वर्क होना चाहिए हाइपोथेसिस और मेथड और उसका कंक्लूजन और फाइंडिंग्स इन चैप्टर्स में, लिटरेचर सर्च को छोड़ा हुआ है। और अगर दोबारा सबमिट करने पर यह पाया जाता है कि फिर से आप प्लेजराइज ही कर रहे हैं, तब फिर आपको जो है डीबार भी कह सकता है, आपको पीएचडी न करने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से देश के इस तरह की पेनल्टी भी इम्पोज किया सकती है। तो ये स्कॉलर्स के लिए इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद जब आप कहीं अध्यापक हैं, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों के केस में हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा और वो छापने के लिए कहीं दिया, और उसमें अगर ऐसा सिद्ध होता है तो इसमें 10% तक तो सभी में वो माना ही जाता है। रिसर्च पेपर कोई भी आप इंडिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, कोई जो अवेलेबल हैं उनके रेफरेंसेस देते हुए, उनको कोट करते हुए, उनसे वहां से आइडिया लेते हुए तभी आगे बढ़ेंगे। तो 10% को उसमें मान लिया जाता है कि 10% तो सिमिलरिटी होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो वो फिर कथा कहानी हो जाएगा, रिसर्च पेपर नहीं रह जाएगा। और अगर 10 से 40% के बीच में आ रही है तो आपको ये कहा सकता है कि नहीं, ये आप मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कर लीजिए, आपकी प्लेजराइज्ड है, इसको आप दोबारा दूसरे रूप में लिखिए। और अगर 40 से 60% प्लेजराइज करके आप किसी आर्टिकल को पब्लिश कराने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज प्रूव हो जाती है, तो आपका एक एनुअल इंक्रीमेंट काटा जा सकता है। जो नौकरी में लोग हैं उनके भी इंक्रीमेंट काटने की बात इसमें है। और 60 से ऊपर अगर है तो 2 इंक्रीमेंट काटने की बात है। और ये बात भी है कि आपको किसी भी मास्टर्स और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट को उसका वर्क सुपरवाइज करने का जो आपका अधिकार है, रिसर्च सुपरवाइजर के पद से भी आपको पदच्युत किया सकता है कि 2 साल तक आपके अंडर में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इस वजह से इन चीजों का हम लोग को बहुत ही ध्यान रखते हुए इसको करना है। और इसी तरीके से अगर बार बार कोई स्कॉलर, कोई टीचर, कोई रिसर्चर इस तरह की गलतियां कर रहा है, तो उसके लिए भी फिर उन्होंने सस्पेंशन और टर्मिनेशन के भी ऑप्शन इसमें रखे हुए हैं। अगर लगातार 3 बार हम हाईएस्ट लेवल ऑफ करके कोई कुछ आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो हमारा सस्पेंशन और टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो इसलिए अब इस चीज को और इसमें यह भी है कि अगर ऐसा नहीं है कि हम पब्लिश करने के लिए दे रहे हैं, तभी अगर हमने पब्लिश कर दिया है और उसके बाद भी वो प्रूव होता है, चाहे पीएचडी थीसिस हो या रिसर्च आर्टिकल, दोनों ही केस में तब भी हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और हमको इस तरह की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अब लास्ट में एक अभी जो वर्क हुआ है, इसमें अपने बीएचयू के वीसी साहब भी हैं इस पैनल में, और भी 3-4 स्कॉलर्स हैं। इन्होंने एक गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस करके एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये आपके यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसको जो है सभी लोगों को देखना चाहिए। एक मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट जहां से मैंने लिया है, सभी का मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, और इसलिए ये प्लेजराइज्ड नहीं है, ऐसा आप लोग मान के चलिए। ये यूजीसी की साइट पर उपलब्ध डॉक्यूमेंट है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस, सितंबर 2020 में अभी जल्दी पब्लिश हुआ है। ये छोटी सी एक किताब है, लगभग 30-40 पन्नों की। तो जो भी इस तरह के आपके कंफ्यूजन्स हैं, इस तरह की करनी है, कर सकते हैं। रिसर्च बताया कि रिसर्च आप जो पहले से रिसर्च हो चुकी है, अपनी रिसर्च में भी हम लिमिटेशंस एंड फर्दर स्कोप लिखते हैं, तो उसी फर्दर स्कोप से लेकर के आगे के लोग भी रिसर्च करते हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप एकदम कुछ ले ही नहीं सकते। आप
ले सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिट है। वो कहाँ पर किस सीमा के बाद वो जाकर के आपकी जो है मिसकंडक्ट हो जाता है, किस सीमा तक वो फेयर कंडक्ट है, इसको बड़ी अच्छी तरीके से इसमें उन्होंने डिफाइन किया है। इसको भी हमको देखना चाहिए। अब इन कंक्लूजन वी कैन से कि ये, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि ये एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए ही सिर्फ काम नहीं होता है। हमारी रिसर्च हमारे विषय को आगे बढ़ाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे समाज और हमारे देश को भी आगे बढ़ाने के लिए होती है। तो इस वजह से इसमें अनएथिकल बिहेवियर, किसी भी तरीके से हम कुछ कंप्लीट करके लिख करके दे दें, सबमिट कर दें, डिग्री मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, ये प्रवृत्ति जो है ये न सिर्फ हमारे लिए घातक है बल्कि हमारे विषय के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, तीनों के लिए घातक है। क्योंकि विकसित देशों का अगर हम इंफॉर्मेशन यूज, रीयूज एंड क्रिएशन इसका रेशियो देखेंगे तो आज वही देश विकसित हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्री कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट का मॉडल हमने अपनाया हुआ है, वेस्टर्न मॉडल, उसके आधार पर जहां पर सूचनाओं का प्रयोग और क्रिएशन अधिक है वही ज्यादा विकसित है। तो जितना अधिक मतलब वो कहाँ होगा, वो किसी ग्रास रूट लेवल पर तो उस तरह से नहीं होता है, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ही होता है, रिसर्च स्कॉलर्स ही करते हैं और जो एकेडमिशियंस हैं वही करते हैं। तो एकेडमिक फेटर्निटी जिस देश की ज्यादा इंफॉर्मेशन का यूज कर रही है और ज्यादा इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, वो देश आज अधिक विकास कर रहे हैं। ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड फेनोमेनन है, ट्रुथ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी अपने एकेडमिक परस्यूट्स पे हम इस तरह का काम करते हैं उसमें हमको एकेडमिक मिसकंडक्ट से बचना चाहिए। बचना इसलिए भी चाहिए कि वो नियम कानून है, पेनल्टी है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी है कि हमारा रिसर्च कभी अगर जरूरत पड़े तो किसी समस्या के समाधान में काम आए, तब तो उसकी कोई उपयोगिता है, अदरवाइज तो बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हैं। और आज जैसे अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये यूट्यूब पर भी आप उसको प्रसारित कर रहे हैं और पूरे मैं यहाँ बनारस में बैठ करके बलिया के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो ये पूरा एक ग्लोबल एक्सपोजर इसको मिल रहा है। कोई भी कहीं से भी क्लेम कर सकता है और देख सकता है और लोग देखते हैं अपने विषय को। जब हम ऐसे तो दुनिया और इंटरनेट हमको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम अपने विषय, अपने टॉपिक और अपने उस पर स्पेसिफिक रिसर्च एरिया में जाते हैं तो देखते हैं कि दुनिया कितनी छोटी है। लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या काम हो रहा है और उसी के आधार पर नई नई रिसर्च पेपर्स और थीसिस निकलती हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक और नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने विषय में गंभीरता से हमको कार्य करना चाहिए। ये हमारी न सिर्फ अपनी नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। इस वजह से हमको इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आगे का जो समय है वो मैं प्रश्नोत्तर के लिए रखता हूँ। यदि कोई छात्र या जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस विषय पर उनसे बात करके। जी डॉक्टर साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सरल शब्दों में सर इस प्रकरण पर अपनी बात आप रखे। मैं आप शोधार्थियों से आग्रह करता हूं कि जो भी आपके संशय हो, जो भी प्रश्न हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए और अपने प्रश्न को रखें। हाँ, जो भी प्रश्न हो रखें आप। सर प्रणाम सर। सर हम जियोलॉजिस्ट नुपुर श्रीवास्तव। हाँ बोलो नुपुर। सर साइंटिफिक मिसकंडक्ट और पब्लिकेशन मिसकंडक्ट दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? साइंटिफिक मिसकंडक्ट तो शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया, रिसर्च पब्लिकेशन मिसकंडक्ट।
तो सर रिसर्च मिसकंडक्ट को ही साइंटिफिक मिसकंडक्ट बोला जाएगा? नहीं, साइंटिफिक तो अब जो अगर आप साइंस में रिसर्च करेंगे तो वो हो जाएगा। तो वो है, देखिए, मिसकंडक्ट इन एकेडमिक पर्सन, चाहे साइंस में करें आप, चाहे लिटरेचर में करें, वो एक ही चीज है। और जो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जब हम लिटरेचर की रचना करते हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई कथा लिख रहे हैं, कोई उपन्यास लिख रहे हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब हम एकेडमिक पेपर कोई अपने, जैसे आप जूलॉजी में हैं तो जूलॉजी का कोई पेपर लिख रही हैं, वो रिसर्च पर ही बेस्ड होगा, तो आपकी सिर्फ कल्पना पर बेस्ड नहीं हो सकता। उस विषय पर जो पहले काम हुए हैं, उनमें जो कमियां रह गई हैं, उस पर ही आप तो लिखेंगी, या आपको कोई पढ़ते पढ़ते कोई नई दृष्टि प्राप्त हुई है, उस पर लिखेंगी। तो वो इसलिए उसको रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट कहा गया है। तो रिसर्च किसी भी विषय की हो सकती है, लिटरेचर की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, वो दोनों में एप्लीकेबल है जी, एक ही चीज है वो जी। थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून सर। सर सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या ये रेगुलेशन 2018 है, ये पीजी के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो एमकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, या मास्टर्स करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको डिसर्टेशन सबमिट करना पड़ रहा है मास्टर्स लेवल पर, अगर आपका मास्टर्स लेवल पर डिसर्टेशन है तो उनके लिए भी ये इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि आप छोटी रिसर्च ही करते हैं, उसका टाइम फ्रेम कम रहता है, एरिया छोटा रहता है, लेकिन वो रिसर्च ही होती है, तो ये उस पर भी है। और शोध गंगा में आपको मास्टर्स लेवल के डिसर्टेशन और पीएचडी लेवल के, वो दोनों ही सबमिट करने हैं, इसलिए वो दोनों पर लागू है। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, और कोई प्रश्न? हाँ सर, प्रणाम सर, मैं सोनम सिंह बोल रही हूँ सोशियोलॉजी से। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अभी सर आपने एक वर्ड बोला सर, सेल्फ प्लेगरिज्म। तो सर प्लेगरिज्म तो समझ में आ रहा है सर, ये सेल्फ प्लेगरिज्म सर एक बार और डिफाइन कर दीजिए। हाँ, सेल्फ प्लेगरिज्म ये है, जैसे मैंने 4-5 आर्टिकल पहले लिखे हुए हैं और आज मैं 6ठा या 7वां आर्टिकल लिख रहा हूँ, मैंने उसमें अपने ही पुराने आर्टिकल्स का अननेसेसरीली रेफरेंस दे दिया, आवश्यक न होते हुए भी, क्योंकि जब आपके एच इंडेक्स या इस तरह की ग्लोबल जो रैंकिंग एजेंसीज हैं, तो जब आपकी इंडेक्स निकालती हैं, ऑथर इंडेक्स, तो उसमें हमको कितनी बार रेफर किया गया हमारे आर्टिकल्स को, उसके आधार पर हमारी रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कि हम अपने भी आर्टिकल्स में अपने ही आर्टिकल्स का रेफरेंस देते चले जाएं अननेसेसरीली, वो सेल्फ प्लेजरिज्म। जी, समझ गए? सर धन्यवाद। अगर आवश्यक है तो हम करेंगे, मतलब उसको, उसका जस्टिफिकेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर इनको देखें, संस्कृत की जो किताबें हैं, हमारी जो धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य है, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसमें एक एक शब्द का, कौन सा शब्द कहाँ पर रखा गया है और क्यों रखा गया है, उसका एक कारण होता है और उसका एक विशेष अर्थ होता है। तो उसी तरह से हमें भी जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो वो कौन सी बात कहाँ पर किस उद्देश्य से की गई है, ये हमको पूरी जानकारी, अगर हमने किया है तो हमारे पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर जैसे हमने अपने ही आर्टिकल्स को रेफर किया है, तो उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि यहाँ पर ये जरूरी है, ये मैंने ही ये काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आर्टिकल कर रहा हूँ, नया आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसमें इसका रेफरेंस दिया जाना आवश्यक है, इस वजह से। तो वो अगर लिंक्ड है चीजें, तब तो ठीक है, तब सही है। आवश्यक रूप से अगर हमने दे दिया, उसमें लास्ट में जब हम रेफरेंसेस बनाने लगे, तो उसमें हम अपने सभी आर्टिकल्स जोड़ दिया और उसका अंदर में कोई कंटेक्स्ट है नहीं, तो वो फिर सेल्फ प्लेजरिज्म। और कोई? प्रणाम सर। जी बताएं। सर आलोक त्रिपाठी बोल रहे हैं साइकोलॉजी से। हाँ बताएं। बोलिए। जी आलोक जी बताएं। जी सर, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी प्रदेश में सर दीवा आवासीय छात्र पर अगर
रिसर्च किया गया है, तो यहाँ किया जा सकता है अपने प्रदेश में? अपने प्रदेश के जैसे उसको टोपोग्राफिकल रिसर्च आप कहते हैं ना? जी जी सर, जैसे यहाँ उसका आक्रामकता या आत्मसम्मान ये सब हाँ। देखने के लिए यहाँ पर भी किया जा सकता है अपने क्षेत्र में, यहाँ बलिया में? बलिया के आदिवासी क्षेत्रों में। जी जी, आवासीय और दीवा छात्र किशोरावस्था में। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। वो तो टोपोग्राफी अलग हो गई ना, वो एक अलग दूसरा एरिया है, ये दूसरा एरिया है। मेथड आप ले सकते हैं जी जिस तरह से जी उन्होंने जी किया। अगर कोई उनका पेटेंटेड मेथड नहीं है, वो मेथड आप डेटा कलेक्शन का, एनालिसिस का वो ले सकते हैं और आप यहाँ करेंगे, बिल्कुल कर सकते जी सर, थैंक यू सर। हैं। और कोई प्रश्न? हाँ सर, मैं सोल साइंस से अमरपाल सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। हेलो। जी हाँ बताएं। हाँ सर, कोई भी आर्टिकल जैसे हम पब्लिकेशन कराते हैं, तो जैसे इंडिया की 2020 में जो क्रॉप है उसका हम जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें क्या? जी आवाज चली गई। हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आर्टिकल्स हम पब्लिकेशन कराते हैं तो सन 2020 की जो इंडियन सोसाइटीज ने जो यील्ड प्रोडक्शन जो रिलीज, और उसको क्या हम आर्टिकल्स में ऐड कर सकते या नहीं? तो डेटा कहाँ से ले रहे हैं आप? वो प्रोडक्शन का डेटा, जो यील्ड का डेटा है, उसका सोर्स क्या इंडियन है? सोसाइटी ऑफ, हाँ सर, इंडियन सोसाइटी ऑफ सोल साइंस। सॉइल साइंस। तो अगर ऑथेंटिकेटेड डेटा है तो क्यों नहीं ले सकते? ऑफ सोल साइंस। हाँ, अगर वो ऑथेंटिकेटेड डेटा है। अच्छा ठीक सर, यही पूछना था, ऐसा लोग आर्टिकल की पब्लिकेशन करते हैं। डेटा ऑथेंटिक, जहां से जो सोर्स आप ले रहे हैं उस सोर्स की वैलिडिटी आपको एक बार चेक करनी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड रिसर्च और पेड न्यूज का युग है। तो इसमें डेटा के सोर्स को, उसको एवेलुएट करना, उसको देखना, क्रिटिकली एवेलुएट करना एक बार हमारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी कुछ डेटा लिया जाना उचित नहीं। तो जो सोर्स आप बता रहे हैं, आपके विषय का सोर्स है, वो सोर्स ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको देख करके, अगर लगता है कि नहीं ठीक है, ऑथेंटिकेटेड है और इसको लोग रेफर कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। क्योंकि वो डेटा आपने क्वाइन नहीं किया, आपने कहीं से लिया है, उसका प्रॉपर आप रेफरेंस देंगे, उसको रेफरेंस देके ही ले सकते हैं। विदाउट रेफरेंस दिए हुए लेंगे तो आपको ये डेटा कहाँ से लाएंगे? तो जो कहाँ से वाला प्रश्न है, इसका जवाब देने के लिए आपको उसको रेफर करना पड़ेगा, रेफरेंस में देना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर डेटा हमने यहाँ से लिया है, इस किताब के इस पेज से, इसके आगे इस साल पब्लिश हुई है, वो रेफरेंसेस में आप पूरा देते हुए उसको ले सकते हैं। हेलो। हाँ जी बताएं। थैंक यू सर। प्रणाम सर। सर रोहित ज्योग्राफी से। हेलो। जी हाँ बताएं। जी बोलिए। हाँ सर, जैसे हमारी समस्या, जैसे हम अपना बना रहे रिसर्च, बलिया जनपद में जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण उन्नयन एक भौगोलिक अध्ययन। तो अगर इसमें जो हम डाटा यूज कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा बना रहा है कि जनसंख्या पर पर्यावरण का प्रभाव, तो दोनों में तो डाटा ज्यादा सिमिलर होंगे, तो क्या ये भी प्लेगरिज्म में आएगा? नहीं, आप कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, वो प्लेजरिज्म नहीं है। ऐसे अगर बलिया पे ही दोनों लोग कर रहे हैं तो दोनों लोगों का तो डाटा ज्यादा सेम होगा। नहीं, प्लेजरिज्म का आप उसका मतलब जो है उस तरह से समझ लीजिए उसको। ये है जो काम आप कर रहे हैं जी, उसमें कोई रेफरेंस आपने लिया, किताब से कोई पैराग्राफ लिया, किसी आर्टिकल से कोई डेटा लिया और उसको रेफर नहीं किया, उसको बता दिया हमारा है,
प्लेजरिज्म है। ओके सर। वो डुप्लीकेट रिसर्च हो जाएगी। मतलब अगर सेम ओ। टॉपिक पर दो लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट रिसर्च है, उससे भी बचना है। ओके भाई जी जैसे सर। एक रिसर्च करने में काफी रिसोर्सेज लगते हैं, आपको तो सिर्फ फीस देनी पड़ती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कितनी कवायद होती है, कितने सुपरवाइजर चाहिए, फिर उसके बाद इवेलुएटर चाहिए, फिर कमेटी चाहिए, इंटरव्यू होना है, तमाम उसमें बहुत मतलब फंड इन्वॉल्वमेंट देखिए, टाइम इन्वॉल्वमेंट देखिए तो बहुत होता है। जी सर। इसी वजह से जब भी आप टॉपिक के लिए जाते हैं, सबसे पहले सुपरवाइजर कहता है कि आप पहले टॉपिक सर्च करिए। यूनिवर्सिटी न्यूज के पीछे में जो आते हैं, शोध गंगोत्री में देखिए, अपनी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखिए क्या क्या रिसर्च पहले हो चुकी है। एचयू में जाइए, जेएनयू में जाइए, वहां देख करके आइए। वो डुप्लीकेट रिसर्च ना हो इसलिए, तो डुप्लीकेट रिसर्च ना हो इसीलिए ये सब डेटाबेस शोध गंगा क्यों बनाएगी? इसी वजह से कि आपको आसानी हो, कि आप कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं ले रहे हैं जिस पर पहले काम हो चुका है ना। वो डुप्लीकेट रिसर्च होगी, प्लेजरिज्म नहीं होगी। प्लेजरिज्म तो आपके लेवल पर है ना, जब आप बिना रेफरेंस दिए हुए किसी की पूरे आपने लिख दिया, पूरा वो लिख दिया कि हमारा है और वो लिखा किसी दूसरे ने है, वो प्लेजरिज्म। ठीक सर। ओके। हेलो जी हाँ बताएं। प्रणाम सर। मैं प्रमोद सिंह बोल रहा हूँ सर, ज्योग्राफी से। पूछना था कि जी हाँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे हम लोग का पीएचडी का जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग 2-3 पब्लिकेशन कर सकते हैं ना सर? उसमें जैसे सलामी पब्लिकेशन का नहीं ना होगा? जब आप पीएचडी पूरी कर लेंगे, आपकी थीसिस एक बार पब्लिश हाँ, हो गई, मतलब वो आ गई उस तरह हाँ, से, और फिर आपने शोध गंगा पर चली जाएगी। हाँ, शोध गंगा पे चली गई, और फिर आपने उसमें से 3-4 किताबें बना दी उसी की थीसिस की, है ना। एक ही काम काम आपने एक किया और उसको फिर 3-4 किताबों में बांट करके अलग अलग छोटी छोटी किताबें निकाल दी है, वो इस्लामी पब्लिकेशन है। अभी तो आपको सबमिट करना होगा, अभी तो 2-3 देने ही पड़ेंगे उसके पहले ना, सबमिशन से पहले। हाँ सर, वही क्लियर करना था कि जैसे सबमिशन से पहले हम लोग का 2 पब्लिकेशन जरूरी है। हाँ, वो आपके जो टॉपिक कर रहे हैं उससे रिलेवेंट एरियाज में आप 2-3 पेपर आपको लिखने पड़ेंगे कि आपको उस विषय की गहरी है या नहीं है। तो वो प्लेजरिज्म नहीं है, वो इस्लामी पब्लिकेशन नहीं है। इस्लामी पब्लिकेशन ऑलरेडी आपने कुछ पब्लिश कर दिया है ना, और उसका क्रेडिट आप, जैसे आपने पीएचडी सबमिट की, उसका आपको क्रेडिट मिल गया, आप डॉक्टर हो गए, फिर आपने उसको कई पार्ट में लिख करके 2-3 किताबें बना ली और सीनियर स्केल भी मिल गया आपको, में आ जाएगा जी। ये इस्लामी पब्लिकेशन नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हैं और उस समय फिर आपने अपने विषय से कंसर्न 2-3 पेपर लिखे, कहीं प्रेजेंट किए, कहीं पब्लिश कराए, वो इस्लामी पब्लिकेशन नहीं है जी। ओके सर, थैंक यू। सर मैं ज्योग्राफी से प्रमोद सिंह बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। मैं 2007 में पीएचडी के लिए मेरा टॉपिक था जनपद बक्सर के विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका, लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी डाटा अवेलेबल ना होने के कारण सर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं थीसिस भी नहीं जमा कर पाया है। और सर वही टॉपिक मैं मैं सोच रहा हूँ बलिया पे करने के लिए, जनपद बलिया के विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका। इस टॉपिक पे सर 2002-03 में अलग अलग जिलों पे उत्तर प्रदेश के सर काम हुआ है, बलिया में सर नहीं हुआ है। तो सर ये टॉपिक मैं ले सकता हूँ सर? इसमें एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज, ये सब सारे डाटा उसमें सर जरूरी। अच्छा, तो यहाँ सेकेंडरी डेटा आपको मिल रहा है बलिया में? यस सर, यहाँ पे तो अवेलेबल है। सांख्यिकी पत्रिका पूरा उत्तर प्रदेश का निकलता है सर, जिला वाइज भी आता है उसमें। तो अगर काम नहीं हुआ है तो आप ले सकते हैं मेरे सामने, आप अपने सुपरवाइजर से बात करिए, वो आपको बेहतर बताएंगे
काम हुआ है या नहीं हुआ है ना। अगर वो डुप्लीकेट रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ये इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपके संसाधनों की बर्बाद, डुप्लीकेट रिसर्च नहीं होनी चाहिए, है ना। यस सर, यस। हाँ, तो अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तब तो आप ले सकते हैं अपने से, तो रॉयल से बात करके डिस्कस करके तो फाइनल कर सकते हैं। जी सर। और कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छा लगा, और छात्रों की जो प्रतिक्रिया आई, जो जिज्ञासा आई, उससे लगता है कि निश्चित रूप से आप के इस व्याख्यान से काफी प्रभावित हुए हैं। एक नई दृष्टि मिली है कि किस तरह से हम अपने रिसर्च के टॉपिक का सिलेक्शन करें कि उसमें नयापन रहे, और साथ ही साथ कैसे हम रिसर्च पब्लिश कराएं। रिसर्च पेपर का पब्लिकेशन में कौन कौन सी हम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे ताकि हमारा इस मिसकंडक्ट में न आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम शोधार्थी राजनीति विज्ञान विभाग एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अमरनाथ पीजी कॉलेज दुबे छपरा के संजय मिश्रा जी का आग्रह करेंगे कि आज सर के व्याख्यान के लिए सर को धन्यवाद ज्ञापित करें। संजय मिश्रा जी। सर आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सर सबसे पहले तो हम आपके आभारी हैं कि आपने एक ऐसा अवसर प्रदान किया कि आगंतुक सर को हमको आपने अवसर दिया कि आभार ज्ञापित करूं। सर आज का जो ये क्लास है ये हम लोगों के लिए बेहद उपयोगी रहा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि विगत 5 वर्षों के अंदर में यूजीसी ने कई मानक नए नए जोड़े हैं ताकि किसी भी तरह के साहित्य के साथ, साइंस के साथ, शोध के साथ जो अनेक तरह के अपराध या छल या उसके साथ छेड़छाड़ रुके, ये इधर नए ये 5 साल में ये नए आए हैं सारे मानक। इससे जो है हम लोग लाभान्वित हुए, नई चीजें, और ये हम लोग के करियर के लिए एक तरह से ये आजीवन ये चलने वाली चीजें हैं। इन मानक पर अगर हम लोग अनुपालन करते हैं, ये भविष्य हम लोगों का बहुत साहित्यिक भविष्य बहुत उन्नत रहेगा, निर्विवाद रहेगा। आपने बहुत ही रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट के बारे में जानकारी दिए, हम लोग इसके लिए आभारी हैं। और कोटि कोटि सभी अपने शोधार्थियों की तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपके इस ज्ञान गर्भित और चेतावनी युक्त ज्ञान लेने और बनाने की परंपरा पर आपने प्रकाश डाला, हम लोग बहुत उपयोगी है। हम लोग इसका ख्याल रखेंगे और इसी के साथ हम आपका कोटि कोटि आभार ज्ञापित करते हैं। सादर प्रणाम। आदरणीय RK सिंह सर को मैं अब अग्रसारित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सर का एक बार पुनः धन्यवाद पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से। और सर अपेक्षा करेंगे कि जब भी शोधार्थियों को आपकी ज्ञान की जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से ये निवेदन करेंगे आपको। एक माध्यम मैं हूँ सर, आप अपने ज्ञान से हमारे शोधार्थियों का अभिसिंचन जरूर करेंगे। इसी निवेदन के साथ मैं आज की इस कक्षा को विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ सर। नमस्ते। जी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। सभी को धन्यवाद। प्रणाम सर।